ठीक। चलिए, कल हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में सरफेसी एक्ट और अदर्स जो आपके जैसे कि मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय आरबीआई और कैपिटल मार्केट जो है, और उसमें हमने देखा डेवलपमेंट आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग के बारे में हमने देखा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है, सरफेसी एक्ट जो है 2002 उसके विषय में देखा कि कैसे जो है लोन और उसकी रिकवरी जो है वो होती है, कि उसमें वो बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये अधिकार वो देता है, वो मतलब एक स्टैट्यूटरी एक पावर देता है उनको कि वो चाहे तो जो बोरोवर है उसके प्रॉपर्टी को वो क्या करे, वो जब्त कर ले और ऑक्शन करके चाहे तो अपने लोन को रिकवर कर ले, है ना। 2002 सरफेसी है। इसी तरह के ये इवोल्यूशन में जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को, ये भी उसका एक लक्ष्य होता था आपके जो बैंकिंग है, और उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में 14 है? हाँ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर आगे 1980 में और 10, हाँ बाद में उसमें और जो उसमें, और आगे चल के आप देखिएगा अभी रिसेंटली जो है पिछले कुछ वर्षों में कई बैंकों का जो है एक मर्जर हुआ, है ना। जैसे स्टेट बैंक और इसके जो एसोसिएट्स होते थे 5 या 6 पहले थे, और उन सबको मिला के जो है एक एसबीआई जो है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि आपका स्टेक हो और ज्यादा बड़ा हो। हाँ, इस वजह से और ज्यादा से ज्यादा वो कवरेज जो है वो एरिया का। ठीक है, अब इसी संदर्भ में आगे हम इसको देखते हैं। अब है इंडियन कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट ये दरअसल होता क्या है, इसी को हम लोग इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका इक्विटी मार्केट है, तो अब कैपिटल मार्केट ये रेगुलेटेड बाई सेबी। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आप जो भी कंपनी होती हैं, तो अब उसमें कि मतलब जो भी आपकी कंपनीज या कॉरपोरेशंस ये क्या करते हैं, ये फंड्स रेज करते हैं, है ना। और ये फंड्स रेज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसमें क्या क्या है, क्या कुछ पूछना है क्या। हाँ, तो फंड्स जो वो रेज कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या होता है कि जैसे कि जितने पार्टिसिपेंट हो गए, तो पार्टिसिपेंट में कौन होगा, या तो इंडिविजुअल कोई हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस वो क्या करेंगे, वो आके इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 तरह की एक्टिविटी होती है, बोरोइंग, लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। यहाँ क्या है कि जैसे कंपनीज को पैसा चाहिए, तो आप लोग सुने होंगे कि वो सीधे क्या करती है, कंपनीज पब्लिक के पास आती है, इसको बोलते हैं आईपीओ, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, है ना, या ऑफर कहिए। तो अब आईपीओ इसमें क्या है कि वो स्टार्ट किया, और ये प्राइमरी मार्केट में ये स्टार्ट हुआ। प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि टाटा की कोई कंपनी है और वो एक नया आईपीओ लेके आ रही है। अब इसमें है कि आपको कोई अगर उसका जैसे आप शेयर जो आप लेते हैं या इक्विटी इसको कहते हैं, तो शेयर का मतलब क्या होता है, ये नाम ही बता रहा है कि आप क्या हो गए, पार्टिसिपेंट हो गए। ठीक है, पार्टिसिपेंट हो गए मतलब क्या हो गया कि आप उसके एक हिस्सेदार हो गए, है ना। तो आपने क्या किया कि टाटा ग्रुप का अगर कोई मान लीजिए कि कोई नया कोई आईपीओ आ रहा है, कोई नई उनकी कंपनी है, तो उस आईपीओ में आपने क्या किया, आपने एक निवेश किया। कैसे, आपने अप्लाई किया और आप सीधे टाटा ग्रुप से क्या कर रहे हैं, शेयर जो है वो खरीद लिए। ठीक है, अब वो शेयर क्या हो गया, तो जैसे कि एक पीस ऑफ पेपर जैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब जो शेयर जो पहले होते थे वो फिजिकली उनका ट्रेड होता था। फिजिकली मतलब कि एक कागज का ये आपको पेपर है और ये आप ट्रेड, अब उसको क्या किया जाता है, वो डीमैट आप सुने होंगे,
डीमैट अकाउंट मतलब किया, इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन, है ना। मतलब कि वो क्या किया गया कि फिजिकल फॉर्म से अब वो डीमैट फॉर्म में, मतलब कि वो मटेरियल फॉर्म में नहीं है, अब वो क्या है जैसे कि डिजिटल फॉर्म में है ना। तो आप जैसे कि ऑनलाइन या डिजिटल वे में, जैसे कि पैसा आपको हमको देना है तो आप कैसे कि 500 रुपए का नोट दिए, तो ये क्या हो गया फिजिकल ट्रांजेक्शन। और दूसरा क्या हुआ कि ऑनलाइन आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिए, तो ये क्या हो गया डिजिटल ट्रांसफर, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही ये शेयर्स क्या हो गए कि अब वो डिजिटल फॉर्म में, इसलिए आपको एक क्या करना होगा, एक डीमैट अकाउंट जो है इसके लिए ये खुलवाना पड़ता है। और डीमैट में तो जो शेयर आपने क्या किया वो आईपीओ के तहत आपने एक प्राइमरी वो मार्केट में, अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए कि कल उसकी वैल्यू 100 रुपी है, 100 INR, अब 100 से उसकी वैल्यू हो गई 120 INR, मतलब 120 इंडियन रुपी, ठीक है। तो ये 20 रुपया, जैसे ही 20 रुपया वो अगर उसकी प्राइस क्या हो गई, जैसे मान लीजिए कि इसी को आप समझिए कि आपने ये एक शेयर के तौर पे है, इसकी वैल्यू 100 रुपया है और कल इसकी प्राइस कितनी हो गई 120 रुपया। अब आप क्या किए कि इसको आप सेल कर दिए, तो सेल कर दिए तो अब इसी पॉइंट पे 120 रुपए में कोई दूसरा व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, इसको खरीद रहा है, वो इसको खरीदा, तो 120 रुपए में ये खरीदा, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग हो गया, समझ में आया। पहली बार आपने क्या किया, जो आईपीओ जो होता है तो सीधे आप उस कंपनी, जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हमने क्या किया कि एक अपना कैपिटल मार्केट में ले गए और वहां से फंड्स हमको रेज करना है, ठीक है। फंड्स रेज करने का क्या मतलब है कि हम लोगों से कहे कि आप आइए और हमारे कंपनी का आप भी हिस्सेदार बनिए, इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए। तो अब हमको तो पैसा चाहिए, तो एक तरीका मेरे पास क्या है कि हम लोन ले बैंकों से, दूसरा क्या है कि हाँ, तो अब लोगों से कर्ज, यहां हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा ही आप मेरे व्यवसाय का आप बन जाइए, तो आप जैसे ही आप, तो एक ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप हमारे अब जब शेयर होल्डर होने का मतलब है कि आप उस कंपनी में आपका एक मालिकाना हक है, आई बात समझ में। तो हमने आपको कुछ स्टेक दिया, तो आपने क्या किया कि पार्टिसिपेंट वो बन गया। अब उस शेयर की अहमियत क्या है, क्योंकि आप बहुत बड़ी कंपनी अगर मान लीजिए, जैसे कि जिसको कहते हैं कि लार्ज कैप मतलब कि लार्ज कैपिटल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, जैसे आपका टाटा स्टील हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर जो ये बैंक हो, टीसीएस हो गया, अलग अलग इंडस्ट्री के ये जितने हैं। तो अब क्या हो गया कि इनके आप क्या कर रहे हैं कि आप इनके पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, तो इनकी हिस्सेदारी आप खरीद रहे हैं। उसके बाद से उसकी एक अहमियत है, अहमियत मतलब कि एक बड़े कंपनी में क्या आपका एक शेयर है, तो अब उस शेयर को जैसे ही उसका मार्केट प्राइस अगर बढ़ रहा है, उसके एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 रुपए से 120 रुपए हो रही है, तो आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया, एक इंडिविजुअल के नाते या एक इंस्टीट्यूशन के नाते। आपके पास जितना यूनिट है मल्टीप्लाइड बाय 120, और जैसे ही आप बेच रहे हैं उस समय ये खरीद लिए 120 रुपए, और सडनली 120 रुपए से क्या हुआ कि फिर इसका प्राइस जो 130 रुपया हुआ और उन्होंने इनको बेच दिया, कोई और 130 पे खरीदा। तो इस बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इसको ट्रेडिंग कहते हैं, व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग, दो ही चीज होगा, या तो आप खरीदिएगा या फिर आप बेचिएगा। तो अब आपने क्या खरीदा, अच्छा, अब जैसे प्राइस कम हो गया, मान लीजिए कि ये 100 से ये 90 की तरफ आ गया, तो ये क्या है कि इनका अब ये ध्यान में है कि भाई बड़ी कंपनी है, अभी हो सकता है कि इस क्वार्टर में या फिर ऐसे इसका प्राइस इसका डाउन हो, फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इन्होंने और ज्यादा क्या किया, परचेज कर लिया, तो इनके पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ये बढ़ गया। अगले वित्तीय वर्ष में ये 90 रुपए से इसका प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए 130 40, तो उस समय इन्होंने सेल किया, आई बात समझ में, या तब भी नहीं सेल किया, मतलब उसको क्या करें, उसको होल्ड किया, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, इनका स्टेक उस कंपनी में बढ़ता चला गया, मतलब इनकी हिस्सेदारी क्या हो गई, वो बढ़ती चली गई, ठीक है। ये क्लियर है ना यहाँ तक। तो इसको कहते हैं, ये जो है इस एक्टिविटी को, ये ट्रेडिंग, और लंबी अवधि तक जब आप उसमें क्या कहेंगे, जब आप उसमें बने रहेंगे तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, मतलब कि निवेश। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं। तो अब तीन एक्टिविटी जो हमने क्या बताया कि बोरोइंग,
लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। तो आपने निवेश किया और कंपनीज को क्या फायदा है कि कंपनीज के पास इतना फंड्स आ गया। कितना फंड्स आ गया? अब लोग ज्यादा से ज्यादा जब उसका शेयर, उसका हिस्सेदारी करेंगे तो पैसा कहाँ आया? अब फिर वही मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर आप लोग याद कीजिए कि जब आरबीआई सिक्योरिटीज जो सेल करता था, वैसे ही इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज ये क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो पैसा किन के पास आएगा? किसके पास पैसा है? कंपनी के पास। तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी उन पैसे का इस्तेमाल क्या कैसे करेगी? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या उनका अगर कोई मान लीजिए, हाँ मतलब जो वो करना चाहें। तो कंपनीज को जब पैसे की जरूरत होगी तो वो क्या करेंगे? इस तरह से वो आईपीओ लेके आएंगे, या वो अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा अगर उनके पास ये ट्रेडिंग हो, तो ये जो है, और ये किस में रजिस्टर्ड होते हैं? तो अब जैसे कि आपके यहाँ दो तरह का, एक हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक को बोलते हैं पीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हो गया। अब स्टॉक क्या होता है? तो ये बहुत सारा, जैसे कि बंडल्स ऑफ शेयर्स है ना। शेयर क्या हो गया? एक छोटा कोई मान लीजिए कि हिस्सा। और स्टॉक क्या हो गया? बहुत ज्यादा जब उसमें कलेक्शन हो जाएगा उसको स्टॉक कर, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी जो है इसमें ये आपको होते रहती है। अब इसी में इसमें दो इंडेक्स, मतलब इंडेक्स तो बहुत सारे हैं। इंडेक्स किसको कहते हैं? जैसे सूची। तो जितनी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री या फिर जो सेक्टर के हैं, उनके एक जैसे कि एक सूची बना दी गई है। जैसे कि इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है, 50 कंपनी, तो एनएससी +50 इसको बोलते हैं निफ्टी। मतलब कि जैसे कि निफ्टी एक इंडेक्स हो गया। क्या हो गया? ये मतलब कि ये 50 जो हैं ये कंपनीज हो गई, इनका एक क्या हो गया? ये एक सूची हो गया। तो अब इन 50 जो है ये इंडिया की ये बड़ी कंपनीज, इनको क्या बोलते हैं? लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब कि लार्ज कैपिटल है, मतलब इनका जो है कैपिटल जो है, मतलब पूंजी इनके पास क्या है? बहुत ज्यादा है ना। तो इनके पास बहुत ज्यादा लिक्विड है। ऐसे ही सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है, जिसको कि सेंसेक्स बोलते हैं। इसमें क्या है कि बीएससी सेंसेक्स जो हो गया, इसमें 30 बड़ी कंपनियां जो हैं वो रहती हैं, टॉप 30। और इसमें क्या है? टॉप 50 जो है डिफरेंट। इसमें कोई फिनेंशियल सर्विसेज का होगा, इसमें कोई बैंक होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया आपका, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका जैसे अडानी पोर्ट हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। ये सब क्या है? ये आपके इसमें, और इनका जो मूवमेंट है वही ये बताता है, ये निफ्टी का मूवमेंट। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ये इंडेक्स। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए यहाँ। अब इंडियन कैपिटल मार्केट ये क्या है? ये देखिए, मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब इसमें ये क्या है कि ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। और डिमांड कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर एंड गवर्नमेंट। अब इसमें ये गवर्नमेंट का भी आपका उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं उसमें, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, अभी जैसे कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी उल्लेख किया, या आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इस तरह से ये जितनी कंपनियां हैं ये भी फंड्स को रेज कैसे करती हैं। तो इसमें जैसे आप लोग उसमें पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी में भी, एक या सॉरी इसमें पब्लिक फाइनेंस में, कि डिसइन्वेस्टमेंट भी एक क्या होता है? एक तरीका होता है। कैसे कि ये जैसे कि फंड, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जैसे इन्वेस्टमेंट मतलब कि निवेश, और डिस इन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। तो वो क्या करिए कि गवर्नमेंट निवेश नहीं कर रही है, अपना स्टेक जो है वो बेच रही है ना। तो अब उसमें क्या है कि पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? उसमें निवेश करेंगे, है ना। और गवर्नमेंट सेक्टर जो है, तो गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा? फंड्स आ जाएगा। आई बस समझ में? तो जब भी जैसे आप देखिएगा, जैसे कि कोल इंडिया, इसका आईपीओ जब आया था तो बहुत बड़ा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इसको कहते थे एक टाइम पे था,
है ना। तो जैसे कोल इंडिया आप उसमें स्टेक, उसके बाद से क्या हो गया कि अब वो ओपन हो गया कोल इंडिया। अब आप में से जिसको भी अगर मान लीजिए उसमें निवेश करना है तो आपको क्या चाहिए, एक डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना है और कोल इंडिया का आप शेयर उसमें खरीदिए, तो आप उसके क्या हो गए, एक हिस्सेदार हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन आप लोग का? बहुत वॉल्यूम होता है, मतलब लाखों की तादाद में है। तो उतना नंबर ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोल इंडिया जो है, अब उसमें मान लीजिए कि 450 रुपए का एक उसका जो है क्या है, इसको सीएमपी बोलते हैं। सीएमपी मतलब करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस होगा ये मल्टीप्लाइड टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ, तो सबका अलग अलग होगा। जैसे कि 450, अब मान लीजिए आपने अगर 100 खरीदा तो कितना आपके पास हो गया, मतलब 45,000 रुपये आपको चाहिए। अब आप उतना मल्टीप्लाई करते जाइए, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना है तो उससे पता चलेगा कि उसके कितने आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं वो मार्केट में है। तो जो भी, हाँ नहीं बता रहे हैं, जैसे कि अनलिमिटेड, तो वो अब वो अनलिमिटेड दे देंगे तब तो भाई वो कंपनी तो मालिक ही नहीं बचा ना। अनलिमिटेड शेयर वो बेच सकते हैं कौन? अनलिमिटेड कैसे देगा? अनलिमिटेड देगा तो कंपनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 रोटी है, अब चारों आपने हमको दे दिया तो वो किसका हो गया? जो आ रहा है खरीद रहा है तो कोई बेच तो रहा है, यही तो सेकेंडरी मार्केट है ना। तो जो बेचा उसका कम हुआ ना, हाँ तो प्रॉफिट लेके बेच रहा है या जो भी कर रहा है। एक तो भाई ट्रेडिंग किसको कहते हैं, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तभी तो, यही तो डिमांड एंड सप्लाई है ना। इसीलिए तो क्या कहे कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, तो मार्केट कैप अगर मान लीजिए कि उसका जितना है उस पर्टिकुलर कंपनी का, और करंट मार्केट प्राइस जो है इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो पता आपको चल जाएगा कितने इसके शेयर जो है मार्केट में। और ये तो बढ़ता है, खरीदता है तो मार्केट का कंपनी का शेयर बढ़ता है, खरीदता है तो शेयर बढ़ता है, मतलब स्टेबल कैसे होगा? अप एंड डाउन जो हो रहा है सर, हाँ, खरीदने पे अप जाता है, ज्यादा खरीद होगा, या तो डिमांड ज्यादा हो तो अप जाता है। आप क्वेश्चन तो क्रिएट कीजिए पहले, तब तो मान सकते हैं। अप एंड डाउन जो होता है वो, अप एंड डाउन उसको मूवमेंट कहते हैं। तो वो मूवमेंट क्या है, अभी आपको बताए कि बाइंग एंड सेलिंग टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। तो जब खरीद बिक्री होगा तो कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ट्रेडिंग कहेंगे। जैसे कोई सब्जी बेच रहा है और कोई सब्जी खरीद रहा है, अगर खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वाले कम हैं तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि सामान जो है आपका ये कम पड़ गया, तो उसका प्राइस ये क्या करेगा, वो हाई करेगा। प्राइस बढ़ रहा है वो कौन डिसाइड करता है, या मार्केट डिमांड सब्जी का कोई है, सब्जी का तो सब्जी का दाम बढ़ रहा है तो वो तो डिसाइड कर रहा होगा। हम वही तो बता रहे हैं ना कि ये रेगुलेट कैसे होगा, तो वही डिमांड एंड सप्लाई पे। अब जैसे कि मान लिया कि अब अभी जैसे आम का सीजन है तो अब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो आम का सीजन है तो 100 रुपए में अगर वो 1 किलो 1.5 किलो और आप 2 किलो भी बार्गेन कीजिएगा आपको मिल सकता है कहीं, आई बस समझ में। लेकिन यही 2 महीने के बाद या 2 महीना पहले 100 रुपए में वो केजी बिक रहा था, आई बस समझ में। ये डिमांड एंड सप्लाई है। तो अब ज्यादा से ज्यादा अगर लोग अगर किसी एक कंपनी का अगर शेयर जो ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं तो पैसा किसके पास आ रहा है? कंपनी के पास। तो कंपनी एक्सपेंड करेगी तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस क्या है, वो बढ़ेगा।
शेयर प्राइस बढ़ने का क्या मतलब है कि वो बिजनेस उसका बढ़ता जा रहा है, तो व्यवसाय बढ़ता जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो है मार्केट शेयर प्राइस है वो ही बढ़ेगा। कौन कंटिन्यू बेचने का क्या क्वेश्चन है? किसका डिमांड? क्या क्वेश्चन पहले अभी डिमांड किसका पर डिमांड? मेरे पास कंटिन्यू इन्वेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, मेरा शेयर खरीद रहे हैं, आपके कंपनी का स्टॉक। हाँ ठीक है, तो ऐसा आएगा जो मेरा शेयर सब बिक गया होगा और मैं शेयर किसी को ना, जैसे कि ऐसा सिचुएशन तब आएगा तो उसका मतलब है कि आपके कंपनी को ही लोगों ने ऑन कर लिया ना। जैसे आप जो ये इसमें जो कैपिटल मार्केट में लाते हैं तो टोटल थोड़े ही आप लेके आ जाते हैं कि पूरा कंपनी, उसका एक सर्टेन स्टेक आउटस्टैंडिंग शेयर। हाँ, नहीं तो आप तो मालिक ही नहीं रहे ना। हाँ वही बात है, नहीं तो आपका तो ऑनरशिप ही नहीं, ऑनरशिप ही आपने सेल कर दिया। आई बस समझ में? शेयर का लिमिटेशन होता है। किसका लिमिटेशन का क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब जो वॉल्यूम जो शेयर्स है तो उसका प्राइस वो बढ़ते जा रहा है, वो ज्यादा आउटस्टैंडिंग शेयर जो है तो उसका मार्केट कैप भी तो बढ़ता जा रहा है ना उसी पे। जैसे कि 100 ही शेयर है मेरा, इस चीज को समझिए, 100 शेयर है और उसका डिमांड ज्यादा है, तो 450 रुपए से हम कहा उसकी वैल्यू कर दिए, 4,500 रुपया कर दिए। अब 4,500 में कितने लोग निवेश करेंगे? स्टिल वो 100 रहा, इसीलिए इसको जीरो सम गेम कहते हैं ना। कोई लॉस कर रहा है किसके, कोई प्रॉफिट तो कर रहा है ना। तो जो प्राइस पे आप बेच रहे हैं उसी प्राइस पे कोई दूसरा खरीद रहा है, तो आपकी हिस्सेदारी क्या हो गई? खत्म हो गई। और उस पोजीशन को कौन ले लिया? कोई दूसरा ले लिया, ताकि ओवरऑल जो है वो क्या रहा, वो कांस्टेंट रहा। समझ रहे हैं चीज को? कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई कंपनी है वो 100 शेयर मार्केट में डाली, मतलब पब्लिक के लिए, तो 100 शेयर मगर 100 बिक गया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं। बिक गया का क्या मतलब है भाई? कोई खरीदा तो वो हिस्सेदार, अब ये हिस्सेदार हो गए। भारत का क्षेत्रफल बढ़ा है क्या? तो जमीन जो है, तो जमीन कैसे हुआ? तो जमीन ट्रांसफर किया आपने। अभी भी नहीं समझ रहे हो यार। जमीन जो है, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल क्या है? उसी क्षेत्रफल में पहले 20 बीघा जमीन थी, 5 भाई थे। 20 बीघा के बाद से क्या हुआ? एक एक भाई पे कितना हुआ? 4 4 4 4, तो 4 का वो शेयर, वो 4 किसी और 4 को ट्रांसफर किया, बेचा, उसको क्या मिला? उसको कैपिटल कैश मिला। अब उसकी हिस्सेदारी रही, वो तो बेच दिया, वो ओनर वो हो गए। आई बात समझ में? तो आप कह रहे हैं कि भूमि नहीं ना बढ़ेगी। हाँ, अब आपके पास और कैपिटल आ गया तो अब क्या कीजिएगा? कैसे एक्सपेंड कीजिएगा? तो कहीं दूसरा जगह और आपने रजिस्ट्री कर लिया, ज्यादा जमीन कर। समझ में आई बात ना? कि आप जैसे ही बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं तो कोई दूसरा उसको खरीद रहा है, तो अब उसकी हिस्सेदारी हो गई, आप तो खत्म हो गए, तो वो जो नंबर होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा ना। इसीलिए तो इसका मार्केट कैप अगर कंपनी का बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्या है? जैसे कि अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपने देखा कि अभी करंट प्राइस क्या है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब कि जो बाहर, और मार्केट कैप अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? आउटस्टैंडिंग शेयर। बताइए। सिक्स क्लास का जाके रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िए। अभी इक्वेशन देखें ना कि ए मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड आउटस्टैंडिंग शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी बढ़ रही है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? मार्केट प्राइस। आप लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो यार। ये हम कितनी बार बताएं? अब बता। हाँ, तो आपकी होल्डिंग कम हो रही है और इनकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बेचने खरीदने का क्या मतलब होता है कि एक जो है अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, तभी तो वो मैकेनिज्म समझाए थे ना मनी सप्लाई वाला, कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। यही तो सिंपल चीज है।
बस उसी का एप्लीकेशन है कि आपकी हिस्सेदारी कम हो रही है, आप बेच रहे हैं। बेचने का क्या मतलब है कि आपने क्या किया, जैसे 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बढ़ा, तो आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो था वो कितना था। मान लीजिए आपने 100 रुपए में उसके एक स्टॉक की वैल्यू है और आपने एक स्टॉक लिया, जब उसकी वैल्यू 100 से 200 भी हो जाएगी तो आपके पास कितना शेयर है, एक ही तो है ना। वही तो समझा रहे हैं हम कि 100 हाँ, तो वही तो समझा रहे हैं हम। अब समझ, उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब 200 हो गई। अब आपने बेचा तो क्या बेचा, एक ही शेयर बेचा और पैसा कितना गया आपको मिला 200, और जो दूसरा व्यक्ति उस एक को खरीदने के लिए कितना पे किया, 200 रुपया पे किया। किसी जमाने में 100 रुपया में एक कट्ठा जमीन लोग खरीद लेते, और वही एक कट्ठा लैंड जो है आज, अब समझ गए आप लोग ना, यही हिस्सेदारी है। अब आप कह रहे हैं कि आप पूरा जो है हम खरीदेंगे, हम जब पूरी जमीन अपनी बेच दिए तो मेरी जमीन वो रही कहां, अब क्या ओनरशिप इनको ट्रांसफर कर, यही शेयर है और कुछ शेयर नहीं है। शेयर मतलब कि हिस्सा। अब उस हिस्से की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी और इंडस्ट्री जो है वो ग्रो। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, अब समझ में आ रहा है, समझ गया ना। तो कोई भी व्यक्ति, अब कंपनी का मालिक अब सारा हिस्सा बेच दिया तो मेरी कंपनी रही कहां, पब्लिक की हो गई या इंस्टीट्यूशन जो भी खरीदने वाला है। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोग को कि वो इस छोटा भी टुकड़ा है, उस टुकड़े की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, ये मतलब। तो इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस कंपनीज को क्या चाहिए, फंड्स रेज करना है, और पब्लिक को क्या चाहिए, ओनरशिप, कि हम भी ओनर हो गए रिलायंस इंडस्ट्री के, हम भी ओनर हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो क्या एक एसेट है, उसके आपको अगेंस्ट में आपको लोन भी मिल सकता है, प्लेज जो आप कर सकते हैं अगर लार्ज कैप है, और प्लस लिक्विड फंड में रहता है, मतलब लिक्विड मनी, आप उसको सेल कीजिए, पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। क्लियर हो गया। और इसके लिए क्या चाहिए, डीमैट, जो आपको डीमैट। अब देखिए, तो इंडस्ट्रियल एंड द गवर्नमेंट, फिर उसके बाद क्या है, सप्लाई कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब हुआ, हाँ, या तो इंडिविजुअल तौर पे या फिर उसके बाद से कैन बी क्लासिफाइड इनटू गिल्ट एज्ड मार्केट। क्या है ये गिल्ट एज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आप लोगों को बताए भी थे हम कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे एसएलआर जो आप लोग पढ़े थे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो बैंकों को क्या करना होता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना होता था। तो ये गिल्ट एज मार्केट जो है, ये इसमें जो है ये निवेश किया जा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, न्यू इश्यूज एंड स्टॉक मार्केट, जो नए जो है सिक्योरिटीज मार्केट हो गए, उसमें आप ये निवेश कर। अब आ जाइए इंडियन कैपिटल मार्केट, इसका दो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या है आपका कि जैसे कि इंडस्ट्रियल फिनेंस, एक आईएफसीआई करके एक संस्था है वो, और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसे कि ये हर राज्यों में भी ये जो होता है आपका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईडीएफसी भी है एक आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या कुछ पूछ रहे हैं क्या, नहीं, हाँ, तो ये क्या है कि ये भी डेवलपमेंट जो है आपके, ये किस में है, तो ये आपको इससे भी कि ये रेज करके, और ये सब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि एक हो गया, एक नॉर्मल बैंक हो गया, तो बैंक क्या करता है आपको कि जैसे कि डिपॉजिट लिया और लोन दिया। फिर कुछ डेवलपमेंट बैंक्स आए, है ना, इसी तरह जैसे उनका काम ही है इंडस्ट्री को, जैसे सिडबी जो हमने बताया कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अब सिडबी को मर्ज कर दिया गया, तब आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडस्ट्री को ये लोग क्या करते हैं, ये फाइनेंस करते हैं या ये प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है उसके लिए एक स्पेशल जो आपका हो गया। फिर उसमें क्या हो गया, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसा कि हमने बताया कि जैसे कि दो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में अदर सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें ये क्या हो गया, तो जैसे कि मर्चेंट बैंक्स, ये किससे संबंधित हो गया, ये जैसे इश्यू मैनेजमेंट, जैसे वही आईपीओ आप इश्यू जो कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा मार्केट में, या फिर अदर जो इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंटेशन काम, ये कौन करता है, मर्चेंट बैंक। और इसी से मिलता जुलता एक और हो गया, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बैंक।
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसमें क्या है कि सिक्योरिटीज वगैरह जो है या कैसे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो भी अगर इन्वेस्टमेंट बैंक की कैपेसिटी में काम कर रहा है, इसका मतलब कि क्या है, उसके पास जो भी फंड्स है उसको कहाँ वो निवेश करे ताकि उसको एडिक्वेट रिटर्न मिले। समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद से म्यूचुअल फंड, ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग क्या होता है ये। क्या होता है? नहीं वो तो होता है, मतलब होता क्या है वो तो ठीक है, वो तो आप प्रक्रिया समझाने लगे कि आप डेली कर सकते हैं उसमें निवेश या फिर ये एक बार में आप कीजिए। इनफैक्ट ये होता क्या है म्यूचुअल फंड? कंपनी ऑफर करती है, कई जगह से इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न देती है। अगर बाद जगह शेयर होल्डर्स के लिए टाइम टेबल भी होता है। टाइम टेबल होता है मतलब देखिए ये जो है अगेन इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, है ना। अब ये क्या है, ये एक पूलिंग ऑफ एसेट है। पूलिंग ऑफ एसेट्स मतलब क्या है कि ये पैसा जो है लोगों से क्या किया, पुल किया, है ना। अब ये इंस्टीट्यूशन से भी कर सकता है और एक इंडिविजुअल से भी कर सकता है, और उसके बाद से अब जिसका नाम ही है क्या कि पारस्परिक निधि मतलब म्यूचुअल फंड, है ना। तो अब ये लेके और इसको क्या करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ये सेगमेंट में या सेक्टर्स में वो निवेश करेगा, और निवेश करके क्या करेगा, वो रिटर्न जो है अपने जो निवेशक लोग हैं उनको वो रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और उसमें बीच में जो उसकी हिस्सेदारी हो गई, जो मार्जिन हो गया, वो उसकी कमाई है, ठीक है। अब इसमें जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हो गई, अब म्यूचुअल फंड बेसिकली ये होता है एक ट्रस्ट होता है, ठीक है ना। ये ट्रस्ट जैसे कि आप लोग ट्रस्ट भी जानते होंगे, एक कंपनी हो गई, एक ऐसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन एंड सोसाइटीज एक्ट के तहत जो कोई संस्था वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है ना। सबसे पुराना आपका ये यूटीआई जो है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम है उसका, यूटीआई का जो है आपका। तो अब ये लोग निवेश करते हैं, और ये कहाँ निवेश करते हैं, ये इन्हीं मार्केट्स में निवेश करते हैं, इसी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कैसे करेंगे, तो या तो वो बड़ी कंपनियों में करेंगे, जो वही जो हमने बताया निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं, लार्ज कैप जिनको कहा जाता है, जिनका कैपिटलाइजेशन क्या है वो लार्ज है, तो उसमें वो क्या करेंगे, वो निवेश करेंगे। दूसरा हो गया कि मिड कैप जो मिडिल है, मतलब कि ना वो बड़ी कंपनियां हैं और ना ही छोटी कंपनियां हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। या फिर जो स्मॉल कैप जिसको कहते हैं कि नए जो हैं उनमें जो है आपको, या जो छोटी कंपनियां हैं उनमें वो निवेश करेंगे, ठीक है। और निवेश करने के बाद रिटर्न क्या है वो आप लोग को जो भी निवेशक है उनको ये देते हैं, यही म्यूचुअल फंड है। अब इसमें एक डेट हो गया, एक इक्विटी हो गया। डेट मतलब क्या हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट वही जो आप पढ़े, फिक्स डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, उसमें ये निवेश करेंगे। या फिर आपको ये इक्विटी मतलब किसी कंपनी का हिस्सा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसका स्टॉक 50,000 रुपए का एक शेयर है, तो वो एक व्यक्ति के लिए खरीद पाना मुश्किल है, तो वो क्या किया, एक कंपनी तो खरीद सकता है ना। तो अब वो 50,000 कैसे वो करे, अब जैसे 5-5 हजार रुपया करके आप सब लोग जो है 10 लोगों ने आप लोगों ने निवेश किया म्यूचुअल फंड में, तो कितना हो गया, 50,000 रुपया। अब आप 10,000 मतलब कि 10 लोगों ने 5,000 रुपया पर मंथ अगर दे रहे हैं तो 50,000, और 50,000 उस एक कंपनी का एक स्टॉक है, तो आप तो नहीं खरीद पाएंगे अकेले, लेकिन इतने लोगों के बिहाफ में अगर हम म्यूचुअल फंड कंपनी है तो हमने पैसा लिया और क्या किया, उसमें 50,000 का एक स्टॉक लिया, और एक स्टॉक का जो कितने लोग हो गए आप लोग, 10 लोग, 10वां हिस्सा जो एक शेयर का वो आपका हुआ, ऐसे ही सब लोगों का हुआ। तो इसका एक ये फायदा है कि ऐसे स्टॉक जो काफी महंगे हैं या जिनको आप नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड के रूप से आप उसमें क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसी को अगर आप, इसका तरीका क्या होता है निवेश का, जैसे जिसको SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या आप चाहे तो पर मंथ के तौर पे आप उसमें डाल सकते हैं, वीकली डाल सकते हैं, डेली भी डाल सकते हैं, या फिर एक जिसको लमसम अमाउंट कहते हैं कि एक बार आपके पास कोई जो है अगर मोटी रकम है तो आप उसको एक बार निवेश कर दिए, तो ये दो उसमें मेथड हो गए, ये तरीका होगा। क्लियर हो गया? हाँ है पहले
एप्लीकेशन के थ्रू मतलब एप्स, हाँ पहले तो करना होता तो कैसे करते थे, ब्रोकर के थ्रू होता था, कैसे करते थे? नहीं, एप्लीकेशन के थ्रू तो ये भी वही काम कर रहा है, ये भी इंटरमीडियरी है। अब डिजिटली कर लेते हैं। पहले आप वही इंस्टीट्यूशंस में जाके करते थे, जैसे केवाईसी अभी क्या हो रहा है, अभी आप ई केवाईसी वीडियो केवाईसी हो जा रहा है ना डिजिटल मोड में। पहले आपको कहाँ जाना होता था, बैंक में जाना होता था। हाँ, अब उसमें क्या है कि आप जैसे कि कहीं भी आपको अगर निवेश करना है तो ये प्राइवेटली मैनेज्ड है, ये पहले गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, ये रेगुलेटेड बाई सेबी और रजिस्टर्ड बाई एमफी। तो जो भी एमपी से रजिस्टर्ड जो होंगे वो लोग क्या करेंगे, वहां आप जाके आप करेंगे, आपको मतलब वो फिजिकल मोड में करना होता है। और इसमें भी आपकी पूरी केवाईसी होती ही है जो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी करते हैं। हाँ, तो वही चीज है ना, ठीक है ना। तो तभी तो डीमैट कहा जा रहा है ना कि डीमेटेरियलाइजेशन। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको डीमैट की जरूरत नहीं होती है, आप बिना डीमैट भी ये कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो जैसे कि ब्रोकरेज फर्म जो वही इंटरमीडियरी हमने बताया, या जो डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हैं उनके तहत आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर लीजिंग कंपनीज हो गई जो लीज पे, और फिर हो गया ये क्या, वेंचर कैपिटल है, हाँ स्टार्टअप वगैरह में ये जो निवेश करते हैं। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, अब ये क्या है, तो रेफर्स टू द मार्केट फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। अब इसमें क्या है कि जो मार्केट हो गए या फिर जो भी आपके शेयर्स हो गए डिवेंचर, ये ओल्ड और न्यू कंपनीज में। अब इसमें है कि जैसे कि जो बॉन्ड्स और डिवेंचर हो गया, तो जो पुरानी कंपनियां हैं या नई कंपनी, वो क्या है, डिवेंचर जैसे वो आपको वो इशू की है ना। तो अब उसमें वही है कि वो भी एक तरह से क्या हो गया, एक जैसे कि एक पीस ऑफ पेपर आपको दिया और उसके बदले में वो क्या किया, वो पैसा ले लिया, मतलब कि रेज फंड जो है ये किया। फिर न्यू इश्यूज मार्केट ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मार्केट, अभी जस्ट नाउ हम वही बताया, आईपीओ आपको रेफर्स टू रेजिंग फॉर न्यू कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, जैसे कि वही आईपीओ के बारे में। तो प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्टली किससे खरीद रहे हैं, कंपनी से खरीद रहे हैं। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व अब नहीं है, दो इंडिविजुअल, जैसे ये कहे कि हमारे पास जी टाटा का शेयर है, वो कहे कि क्या है हमारे पास कि हमको टाटा का शेयर खरीदना है। अब आप टाटा कंपनी से नहीं जाएंगे, सीधे इनसे क्या है ये, क्योंकि इनको बेचना है, क्योंकि इनका जो 100 रुपया 120 रुपया है, इनको 20 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो ये प्रॉफिट अपना बुक कर लिए। और 120 में अब आप ये हैं कि पॉजिटिव है कि 120 से ये 220 जाएगा, तो आपने वहां खरीदा, इसी एक्टिविटी को ट्रेडिंग करेंगे। तो जब ज्यादा लोग खरीदेंगे, बाई करेंगे, तो पैसा कहां जा रहा है, कंपनीज के पास या फिर कैपिटल मार्केट में। तो मार्केट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या कि बुल मार्केट, मतलब मार्केट आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब बेचेंगे लोग, बेचेंगे मतलब कि क्या हो रहा है, तो पैसा कहाँ लोग निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं बियर मार्केट, मतलब कि वो गिर रहा है। तो आप लोग अक्सर सुनते भी होंगे कि एफआईआई बेच रहे हैं, एफआईआई खरीद रहे हैं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट में डालेंगे, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा वो स्टॉक या शेयर वो खरीदे, तो पैसा कहाँ है आपके, कैपिटल मार्केट में, तो आपका मार्केट बढ़ रहा है। और फिर अगले दिन क्या हुआ कि अगर वो बेच दिए, पैसा निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, डाउन। यही बाइंग एंड सेलिंग जो होता है आपका होता है मार्केट में अप डाउन। हाँ, तो उसी को तो ट्रेडिंग है। अप डाउन क्या होता है कि अप डाउन जब आप खरीदिएगा तो पैसा वहां गया तो वो बढ़ा, और बेचिएगा तो पैसा निकाल लिए तो फिर डाउन हो गया, और इसलिए प्राइस कम होगा क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट ऑल्सो नोन है, जैसे कि मान लीजिए कि आप हिस्सेदार होते हैं किसी कंपनी में, किसी कंपनी में कोई मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम आ गया, जैसे उसका एमडी और सीईओ में लड़ाई हो गई, या पूरा बोर्ड जो है हो गया, या फिर कोई और उसके ऊपर आरोप लग गया, तो आप हिस्सेदार हैं, तो आप वैसे कंपनी का हिस्सेदार तो बनना नहीं चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे कि पैसा निकाल लेंगे, इसीलिए सडन उसका प्राइस जो है उसकी उसका डिमांड है।
ठीक है। अब क्या है, स्टॉक मार्केट ऑल्सो नोन है सेकेंडरी मार्केट, आपको हमने अभी बताया, डील्स विद सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज। अब ये इंटरमीडियरीज है। अब म्यूचुअल फंड के जो एक यूनिट होता है उसको बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो एक यूनिट का जो प्राइस, जैसे यहाँ पे सीएमपी बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस एक शेयर का, वैसे ही म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स प्रमोट सेविंग्स एंड मोबिलाइज फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। ये इन दोनों मार्केट में क्या है, वो निवेश करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो आपके फंड्स को क्या किया, पुल किया, और उसके बाद से वो कैपिटल मार्केट में डालेगा, नहीं तो डेट मार्केट में। डेट मार्केट में जैसे इतने लोगों से पैसा लेके वो फिक्स डिपॉजिट भी कर देगा, कमर्शियल पेपर जो है वो खरीद लेगा, ट्रेजरी बिल खरीद लेगा आरबीआई का। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेजरी बिल खरीदने में 25,000 रुपया लगा है। टाइम ड्यूरेशन मतलब क्या, मतलब किसका टाइम ड्यूरेशन आप, कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा तो टाइम ड्यूरेशन के लिए करेगा ना। जैसे वो टाइम ड्यूरेशन वाला है कि नहीं इस पे निर्भर करता है। जैसे आप 91 डेज का ट्रेजरी बिल खरीद रहे हैं तो इसमें टाइम ड्यूरेशन ही है कि वो 91 दिन के लिए, ये टाइम ड्यूरेशन है। तो या तो आप व्यक्तिगत तौर पर निवेश करें या वो ये करें। अगर वो 3 वर्ष के लिए कर रहा है तो 3 वर्ष वो टाइम ड्यूरेशन है, ये पूछना चाह रहे हैं आप, यही टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, अब आप ये कर रहे हैं कि हमको सिर्फ 5 वर्ष तक के लिए ही निवेश करना है, 5,000 रुपया महीना। ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब जो है ये 3 लाख रुपया निवेश किया और आपको 5वें वर्ष जो है उस पर 20% जो है वो रिटर्न मिला। तो 3 लाख का 20% आपका कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया जो है आपका, ये आपको और एक्स्ट्रा, तो 3,60,000 रुपया आपको ये मिल गया। तो ये 5 वर्ष के लिए। आपके जो साथ में है वो ये चाह रहे हैं कि नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट या फिर जब तक हम जीवित रहें तब तक, तो उन्होंने ये क्या निवेश किया, इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब जब तक हम जीवित रहेंगे। तो मान लीजिए कि 30 वर्ष से उन्होंने निवेश किया और ये कब तक, जब तक ये है लास्ट ब्रेथ तक ये निवेश कर रहे हैं। अब इसमें है कि क्या विड्रॉ आपको करने की क्या उसमें सुविधा है, तो आप जब चाहिए विड्रॉ कीजिए। अब उसमें है कि उसमें और भी बहुत सारा जो है, जैसे कुछ फंड्स में है कि आप 12 मंथ के अंदर जो है नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, अगर विड्रॉ कीजिएगा तो उस पर एग्जिट लोड लगेगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है म्यूचुअल फंड्स के नेचर होते हैं। जैसे उसी में एक ELSS करके, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 3 वर्ष तक वो लॉकिंग पीरियड है, 3 वर्ष तक आप नहीं निकाल सकते, उससे टैक्स बेनिफिट वगैरह भी मिलता है। इसी तरह के कई नेचर है। हाँ, अलग अलग है। जैसे कि अब जो डेट है तो उसका जाहिर सी बात है, जो म्यूचुअल फंड डेट मार्केट या बॉन्ड मार्केट में निवेश कर रहा होगा वो रिटर्न कम देगा, फिक्स डिपॉजिट पे आपको रिटर्न कम मिलेगा तो कम मिलेगा, स्टॉक मार्केट में डाल रहा है तो ज्यादा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, पुल फंड्स ऑफ सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट, देयर इंस्ट्रूमेंट्स एट सेवर्स एंड आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफर मेनी टाइम्स ऑफ, जैसे कि उसमें ग्रोथ फंड, अब यही नेचर जो आपको बताया जा रहा है, एक ग्रोथ फंड है, एक इनकम फंड है, एक बैलेंस फंड है, और ये कौन रेगुलेट करता है, सेबी। नेक्स्ट, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ फिर यही समझना है, है? तो हंसाइए ना, आइए बेटी, हम भी बैठते हंसते हैं, सब लोग हंसते हैं, उसमें क्या करना है। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हंसाना चाहते हैं तो भाई इससे बेहतर तो कोई सेवा है ही नहीं है, तो हम भी बैठ जाते हैं फिर हंसते हैं थोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज। अब इसमें क्या है कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है ये, तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें तो ये क्या करते हैं, ये मैनेज एंड अंडरराइट न्यू इश्यूज, अंडरटेक सिंडिकेशन ऑफ क्रेडिट,
एडवाइस कॉर्पोरेट क्लाइंट फॉर फंड रेजिंग। अभी हमने जो वही बताया कि जो मर्चेंट बैंकर है वो क्या करता है, जैसे इश्यू मैनेजमेंट या आईपीओ, जैसे मान लीजिए कंपनी को आईपीओ में नया आपको ये रेज करना है फंड, जैसे हमारा ही एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हम चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन हम उसका करवा लें, रजिस्टर्ड हो जाए, और उसके बाद से हम लोगों से क्या करें कि अपना उसका शेयर बेचें या आईपीओ हमको इशू करें। ये काम कौन करता है, ये मर्चेंट बैंकर। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी बताई दी है कि जो वो बताएगा कि वो कहाँ निवेश जो है वो ये कर। ठीक है, अब ये क्या है कि सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाई सेबी एंड आरबीआई। जाहिर सी बात है कि सेबी और आरबीआई का जो रेगुलेशन है उसके आप अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो कैपिटल मार्केट है वो कौन रेगुलेट करता है, सेबी, और ये जो करता है आरबीआई। और म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करेगा, सेबी करेगा। सेबी रेगुलेट्स देम ऑन इश्यू एक्टिविटी। इश्यू एक्टिविटी क्या हो गया बताइए तो, वही जो इश्यू मैनेजमेंट हमने आपको बताया, ठीक है ना, कि आईपीओ जब आप लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या हो गया, पीएमएस सर्विसेज कल बता रहे थे आप लोग को, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो ये हो गया कि मान लीजिए आप जो है बहुत संपन्न आदमी, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, और आपने इनको हायर किया कि मेरा 1 करोड़ रुपया जो है आप मैनेज कीजिए। ठीक है, इन्वेस्ट कीजिए ही नहीं, मैनेज करना। 1 करोड़ रुपया जिसके पास होगा उसको इन्वेस्टमेंट सीखना नहीं पड़ेगा। सही बात है ना, अगर वो सीधे जाके फिक्स डिपॉजिट भी कर देगा तो 6% जो उसको ये मिलेगा। लेकिन अब वो ये चाह रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि 6% नहीं, हमको और ज्यादा मिले, या इसको आप मैक्सिमाइज कितना कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए को वो ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मतलब 2/3 इसको कहते हैं ना, तो आप क्या कीजिए कि 60 लाख जो रुपये जो है वो इक्विटी में डालिए, और रेस्ट 40 लाख जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में डालिए। तो 40 लाख डेट इंस्ट्रूमेंट में डालिए, मतलब कि क्या करेंगे बताइए, क्या ऑप्शन होगा उसके पास, डेट इंस्ट्रूमेंट को एक दो एग्जांपल बताओ आप। कोई डेट इंस्ट्रूमेंट का एक दो एग्जांपल बताइए। 40 लाख रुपया कहाँ डालिएगा, ट्रेजरी बिल में, फिक्स डिपॉजिट में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, कमर्शियल पेपर, याद आ गया, ये सब क्या, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो उसने क्या किया कि आपके इस पूरे कॉर्पस को 2 पार्ट में कर दिया कि कुछ आप डेट मार्केट में डालिए और कुछ इक्विटी मार्केट में, और रेस्ट 60 लाख रुपए को उसने क्या किया कि दूसरे जगह। अब उसमें भी वो डिफरेंट डिफरेंट क्या किया कि वो अलग अलग, जैसे कि कोई लार्ज कैप कंपनी हो गई, कुछ म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ अदर स्मॉल कैप, उसमें उसने निवेश किया, और डे बाय डे उसको क्या किया कि वो ऑब्जर्व करके उसमें वो उसके रिटर्न को वो मैनेज कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, मतलब कि एक जो आपका जो जैसे 60 लाख का आपका टोटल, तो पूछते हैं कि आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, तो 1 करोड़। तो कहाँ कहाँ आपने निवेश किया है, तो आप ये बताएं कि उसका 40% हमने डेट मार्केट में डाला है, मनी मार्केट में। ये नेक्स्ट जो 60 लाख रुपए है उसमें से कुछ जो स्टॉक हमने पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर पीएसयू स्टॉक में डाला, कुछ जो है प्राइवेट कंपनी जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस हो गया, अडानी, उसके स्टॉक को ले लिया, और इस तरह से हमने क्या किया। तो ये जो मैनेजमेंट है तो आपका क्या हो गया, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देने वाली भी कंपनीज हैं, उनको जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है ना, और वो पीएमएस सर्विसेज जो है वो हायर करते हैं, और वो लोग का काम क्या होता है कि, और वही जो फंड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तो वो लोग आपके पीएमएस को वो मैनेज करेंगे। आई बात समझ में, समझ में आए कि नहीं। तो ये उनके लिए है कि तो इस तरह की सर्विसेज जो है, और ये भी इसमें किसका, सेबी का रेगुलेशन है ना। आरबीआई सुपरवाइजेस दोज मर्चेंट बैंक्स व्हिच आर सब्सिडरीज ऑफ एफिलिएट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, आरबीआई ही सुपरविजन करेगा। मान लीजिए कि ऐसे कमर्शियल बैंक है जो मर्चेंट बैंकर को हायर किए, और वो कह रहा है कि हम आपको ये फंड रेज करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर नहीं है, सुपरविजन किसका रहेगा, आरबीआई का। हैव टू अडॉप्ट स्टिपुलेटेड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी जो होता है वो क्या होता है, इसको समझिए पहले। कैपिटल एडिक्वेसी है कि आप जो बैंक जो लोन देते हैं वो कितना, वो रिस्क वेटेड उसका कितना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी जो है आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना बढ़ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि आपने जो रिस्क वाला जो लोन है वो कितना दिया।
तो उसका वेटेज जो है उसका एक एवरेज लेके फिर वो ये देखा जाता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी पे बहुत सारे नॉर्म्स भी हैं, जैसे बेसेल नॉर्म्स वगैरह होते हैं, बेसेल 1, 2, 3 ऐसे जो है किया गया। फाइनली क्या है कि देयर आर अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज सच एज एनबीएफसी, वेंचर कैपिटल फंड्स, हायर एंड लीजिंग कंपनी। कुछ कंपनियां क्या होती हैं, हायर करती हैं या लीज पे लेती हैं, है ना, इसके लिए एक स्पेशल कंपनी ही बनी है। और इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम इज क्वाइट ह्यूज एंड कैटर्स एवरी काइंड ऑफ डिमांड फॉर फंड्स। Banks are at the core of our financial system and therefore there is a greater expectation from them in terms of reaching out to the vast populace as well as being competitive. इस तरह से आपका ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है, कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो पहले आप लोग, हम समझ रहे हैं कि वही आप लोग पूछिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम देख के लग रहे हैं कि बहुत कुछ डाउट है आप लोग का। तो किसी भी स्तर पे कोई भी प्रश्न हो आप लोग पहले पूछिए, ताकि हम आगे जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। लेकिन उस नहीं, वो भी बता देते हैं आप लोग को हम, इसके बाद ये खत्म हो जाता है तो डिटेल में समझा देते हैं उसको। और कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया? हम जान रहे हैं कि ये नहीं समझ में आया, बहुत कुछ इसमें बहुत तकनीकी पक्ष है अभी भी। एक बार देख लीजिए आप लोग को, कहीं भी कोई डाउट हो तो एकदम है? ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ में आया हो। अच्छा ठीक है, तो फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? तो बताइए कुछ फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, क्या होता है वो? बैंक में कोई भी आदमी का बैंक अकाउंट उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएगा। और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल मार्केट में? बोरोइंग, लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। बैंकिंग में तो सारा बैंकिंग में तो सारा बैंकिंग में तो 3 आता है। कौन कौन? डिपॉजिट। बैंकिंग में एक ही आता है, डिपॉजिट और लोन, और कुछ नहीं है। हाँ, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी कि बोरोइंग होगा, नहीं तो लेंडिंग होगा, नहीं तो इन्वेस्टिंग होगा, है ना। तो अब लेंड करना है मतलब कि कर्ज आपको देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद से तो अब जैसे सरफेसी एक्ट के बारे में कुछ बताइए लोग। कोई भी लोन अगर नहीं चुका पाता है तो उसके लिए जितना भी 10 लाख का लोन है तो प्रॉपर्टी का है ना 10 लाख वो वसूलेगा ऑप्शन में डाल। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसके प्रॉपर्टी को बैंक को ये कानूनी अधिकार मिल गया। और सरफेसी का क्या है पूरा फुल फॉर्म? यही क्वेश्चन पूछता है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फिनेंशियल एसेट्स। तो फिर ये और सरफेसी एक्ट में क्या था कि ये गवर्नमेंट ये इसको बैंक को क्या देता है, एक स्टैट्यूटरी राइट कि आप जो है उसका प्रॉपर्टी जब्त कीजिए और अपना लोन रिकवर कीजिए। और आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे कि ये जो है लोन नहीं चुकाया तो इस बैंक ने क्या किया, ऑप्शन किया। उसमें से एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसने क्या किया कि नहीं लोन चुकाया था, अभी मतलब मुश्किल से पिछले महीने की बात है, और यही पटना का ही न्यूज़पेपर में भी पढ़िएगा। तो उसके जितने ये कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सबको जब्त किया, फर्नीचर को। लोन ज़्यादा था,
लोन 25-30 लाख के करीब था संभव था। हालांकि उसका एसेट का वैल्यू यही ऑक्शनिंग करके बताया था, तो इससे ज़्यादा ही रहा होगा लोन, वो अमाउंट नहीं वो बताया बैंक, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया। तो इतना जब्त करके और ऑक्शनिंग किया, ऑक्शनिंग में क्या होता है फिर वो बताया जाता है कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर जो, तो इसमें भी यही जो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो खरीदने वाले जो बायर होते हैं ये अवेयर होते हैं, खासकर जो बैंक वाले जो एम्प्लॉय हो गए या फिर या आज बैंक यहाँ जब्त कर रहा है, कंप्यूटर बढ़िया कंप्यूटर है चल के वहीं पे ले, तो मान लीजिए ये 50,000 का है तो वो 30-35-40,000 जो है तो वो सस्ता में वो लोग ले लेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए अब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ये एक बाद में जो है 2016 में ये कोड जो है जितने रिकवरी या इससे संबंधित इसके क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको क्या किया गया कि एक कोडिफाई करके एक बनाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो सबसे पहले ये समझिए कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है। तो अब इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं कि ये उस सिचुएशन को बताता है जब एक इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जब वो अपने फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस का मतलब हो गया कि जो उनकी लायबिलिटीज हैं या जो उनकी देनदारियां हैं जो उनको देना है, वो क्या करें फॉर पेइंग डेब्ट्स एज दे आर ड्यू, यही इंसॉल्वेंसी है। इस डेफिनेशन को आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी क्या है कि आपका क्या है कि जो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि हम वही एग्जांपल जो देते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई बाइक खरीदे, बाइक 1 लाख की वैल्यू है और आपको कितना देना है उसका, मान लीजिए कि किस्त के तौर पे आपको जो है उसमें 10-10 हजार रुपया देना है और आप वो नहीं दे पा रहे हैं, तो जो आपका एक फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो अब कोई कंपनी है तो उसका एक लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, जैसे आपने मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लोन लिया जो कि 10 वर्षों तक हमको चुकाना है, और एक क्या है कि हमको 3 महीना, आपने कोई स्मार्टफोन लिया और उसको क्या है कि 3 से 6 महीने के अंदर में हमको चुका देना है, तो ये क्या हो गया, एक को बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है ना, मतलब कि जो कम अवधि का है वो ऑब्लिगेशन, और दूसरे को क्या कहे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया ये लाइबिलिटीज जो है आपके, है ना, दो ही चीज होता है, या तो एसेट्स होगा दूसरा लाइबिलिटी होगा। तो लाइबिलिटी मतलब जो आपको देना है, जो आपके क्या है दायित्व हो गए, जो आपके मतलब वो आपको ये जिम्मेदारी है आपकी, क्या है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंसॉल्वेंसी किसको कहा गया कि इज व्हेन एक सिचुएशन है एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन और अदर organization cannot meet its financial obligations for paying debts as they are due। अगर ड्यू है जैसे नहीं होता कि 5 तारीख को ड्यू है आपको पेमेंट करना है, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं देन यू आर इंसॉल्वेंट। समझ में आ गया। कल आप पढ़ रहे थे वो एलिजिबिलिटी जो है इसके विषय में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एलिजिबिलिटी, उसमें क्या था कि वो एक अनडिस्चार्ज जो है वो क्या है इंसॉल्वेंट नहीं हो, मतलब कि कोई उनको ड्यू है, क्योंकि ये आपका क्या बताता है, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बताता है कि आपके ऊपर कर्ज है। मतलब ये क्या है जो बैंक्स भी जो चेक करते हैं कि आपने पहले कर्ज ले रखा है तो ले रखा है, आपने चुकाया तो हाँ जो आपका स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें चुका दिया। तो ये क्या बताता है, ये आपके क्रेडिट लिमिट को बताता है, ये आपके फिनेंशियल जो है, ये आपका फिनेंशियल हेल्थ अच्छा है, आपका वित्तीय स्वास्थ्य बढ़िया है। समझ में आ रही है बात। तो आप अगर समय से नहीं चुका रहे हैं, या तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो है जो डेट्स जैसे ही ड्यू है तो आप इंसॉल्वेंट हो गए। यही सिंपल कहानी है। समझ में आ गया कि जब भी जो ड्यू डेट है उस पर आपको ये क्या करना है वो पे करना है।
तो आप अगर ऑब्लिगेशंस को ये पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा क्या है, जो बैंकरप्सी है वो क्या कहते हैं, तो ये एक लीगल प्रोसेस हो गया। जब आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपके ऊपर क्या है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो बैंकरप्सी होता है। तो बैंकरप्सी इज द लीगल प्रोसेस वेयर बाय फिनेंशियली डिस्ट्रेस्ड corporate firms, individuals and occasionally governments resolve their debts। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें वो क्या है, अपने डेट को वो रिजॉल्व, जैसे बहुत लंबी अवधि तक अगर आप हो गया आपका लोन, क्या एनपीए हो गया, एनपीए हो गया तो गवर्नमेंट, अब बैंक क्या करेगी, तो बैंक वही सरफेसी वाला, उसके बाद भी वो जैसे अनसिक्योर्ड लोन है तब क्या करेगी, तो भाई कुछ तो दे दो, कुछ भी दे दो पैसा, तो नहीं कुछ नहीं दो तो क्या, तो बुलाएगा बैंक, बोलेगा अच्छा चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, कितना दे सकते हो, तो इतना, तो वही बात है कि भाई कुछ नहीं दे रहा है तो कुछ दे रहा है, उसके बाद से लोन आपका सेटल कर, आई बस समझ में, तो ये सेटलमेंट हो गया। तो सेटलमेंट हो गया तो, लेकिन उससे क्या हो गया कि आपका एक फिनेंशियल रिकॉर्ड खराब हो गया। नहीं, डिफॉल्टर दूसरा चीज है। जैसे कि डिफॉल्टर का मतलब हो गया कि आपने लोन क्या है आप लिए और नहीं, और एक विलफुल डिफॉल्टर होता है, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं थी कि वो कभी चुकाए लोन। और ऐसे इंडिविजुअल भी होते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो वो आरबीआई एक हमेशा आप देखिएगा उसके वेबसाइट पे एक लिस्ट जो है वो मतलब निकाल कर रखती है, और वो सर्कुलेट किया जाता है पूरे फाइनेंशियल मार्केट में कि ये व्यक्ति जो है ये बिल्कुल डिफॉल्टर है, इस पे भरोसा नहीं कीजिए। और उसके बाद से क्या हो गया कि इनके ऊपर जो है आगे से कोई भी लोन या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सवाल इसमें बैंक ये चेक नहीं करता है उसके आपके पास है बट वो दे नहीं पा रहा है, किसके पास। एक सिंपल आपको उदाहरण देते हैं, आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है, बैंक के मैनेजर हैं और आपके हम लोन लेने आए, और जो जो रिक्वायरमेंट है लोन का, कि आप कहें कि आप फिक्स डिपॉजिट हमारे पास इतना चाहिए, 4 लाख रुपए का, वो भी दिए, आप अपना एड्रेस, आधार, पैन कार्ड, जितना बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट सब हमने पहले कंप्लीट कर ले हम अपनी बात, तब आप रिएक्ट कीजिएगा तो आपको जवाब देने में आसानी होगा। वो सब कुछ हमने दिया, एसेट भी दिया, लोन का जो क्राइटेरिया होता है सब हम फुलफिल करते हैं। एज ए मैनेजर आपसे हम लोन के लिए दरख्वास्त किए, आपने कहा कि ठीक है इनका तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, और लास्ट में हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो लोन हम नहीं देने वाले, चुकाएंगे नहीं, आप लोन कीजिएगा कि हाँ, सिचुएशन यही है कि भाई मेरा जितना जो डॉक्यूमेंट है, जो जो रिक्वायरमेंट है सब हम फुलफिल कर रहे हैं। फुलफिल कर दिए, उसके बाद में आप नहीं चुकाइएगा, आपके पास रहते हुए नहीं चुकाइएगा। हम वही तो कह रहे हैं, नहीं चुकाइएगा तो हम स्टार्ट में ही आपको बोल रहे हैं, लेंगे ना, आपको जो करना है कीजिए ना। आपको स्टार्ट में हम कहे आप चुका है, आप लोन दीजिएगा कि नहीं, क्यों नहीं दीजिएगा, आपको भाई आप अपने घर से थोड़ी दे रही हो, आपको जो चाहिए वो कर, आप समझ में आ रहा है ये बात कि जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि किसी के चेहरे और माथा पे तो लिखा नहीं है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यही बात है। क्यों कि जो एसेट जो होता है वो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कैसे एसेट में कन्वर्ट होता है, ये वही ना कह रहे हैं कि अभी आप अपने अनुभव और इसके आधार पे ये जवाब दें। कैपेसिटी है कि वो चुका ले, किसका, नॉर्मल है, वो क्या क्रिया उसके पास है तभी ना वो लोन दे रहा है। अभी अब हम थोड़ी देर बाद आपको डिटेल में समझा देते हैं। जैसे इतना पुलिस स्टेशन होता तब भी अपराध हो रहा है ना, तो फिर वही बात है कि बस आप मूवी में भी देखते होंगे कि निकलते ही क्या बोलते हैं कि दरवाजा खुला रखना, बहुत जल्दी हम आ रहे हैं, वही बात हो गई। तो ये वहां भी है कि वो बैंकरप्सी उसको देना है कि नहीं, तो यही समस्या हो जाती है कि देयर आर इंस्टीट्यूशन, देयर आर इंडिविजुअल, और आरबीआई की आप वेबसाइट पे जाइएगा तो उन लोग को लिस्ट आउट किए हुए हैं, ये क्या, ये लोग ब्लैक लिस्टेड है, इन लोग को आपको नहीं देना है। समझ में आ रही है बात। तो वो जो पैसा होता है वो किसके पास होता है, वो काट, हाँ, तो वो हम तो कह ही रहे हैं कि सब कुछ जो क्राइटेरिया आपको चाहिए, आप ये कह रहे हैं ये दीजिए, वो सब फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो क्या कर रहा है, वो नहीं चुका रहा है, तो वो लोग विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है ना। चलिए,
अब देखिए व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये कोड जो है ये क्या था, तो द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन लोकसभा इन दिसंबर टू, हाँ आइए, इट वॉज पास्ड बाई लोकसभा ऑन 5 May 2016, ठीक है। अब द कोड रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि रिजोल्यूशन, अब ये क्या है कि इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of value of assets such as persons to promote entrepreneurship। किसके लिए है ये ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, टू प्रमोट entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all the stakeholders including alteration in order to priority of payment of government dues and establish an insolvency bankruptcy board of India and for matters connected therewith the incidental there। अब इसमें क्या है कि ये एक लाया गया है कोड और जितना रिकवरी और इससे रिलेटेड जो है सबको क्या किया गया, एक कोडिफाई कर दिया गया है ना, एक कोड बना दिया गया, ठीक है ना। अब उसके अंतर्गत ये जितने कानून हैं वो रख दिए। तो जो लोग इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट क्या हो गया मतलब कि फिनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पाए, या जो लोग बैंकरप्ट हो गए, तो कैसे उसके लिए ये आगे जो है ये प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये कानूनी जो है तरीके से ये 2016 में आया और उसके बाद से ये क्या हो गया कि ये एक्ट, अभी जो है ये एक्ट का प्रेजेंट पोजीशन है कि अभी इसी के तहत जो है ये क्या होता है, जो भी रिकवरी की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके अंतर्गत आपको सारा ये दिया गया कि कैसे रिकवरी करना है, नहीं दे पा रहा है कोई व्यक्ति तो कैसे सेटलमेंट ये करना है, ठीक है ना। अब कैसे एप्लीकेबल है, तो कोई कंपनी मान लीजिए कि अगर रजिस्टर्ड है तो किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। अब इसमें है ये किसके ऊपर अप्लाई है, उन सारी कंपनियों के ऊपर ये अप्लाई है जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है ये क्या है, रजिस्टर्ड, ठीक है। ये जितने पार्टनरशिप फर्म्स हैं, प्रोप्राइटर जो फर्म्स हैं, उनके ऊपर भी ये अप्लाई करता है, ठीक है। या जो पर्सनल गारंटर्स हो गए, कॉर्पोरेट डेटर्स हो गए, उनके ऊपर जो है ये अप्लाई है, ठीक है। और इधर आप देख लीजिए कि सच अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, या फिर कोई लाइबिलिटी पार्टनरशिप कॉर्पोरेटेड अंडर, मतलब कि आप देखिए कि इसके परव्यू के अंतर्गत क्या है, ये सब कोई आएगा, एक व्यक्ति भी आ जाएगा, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है वही लोन ले ली है और उसके बाद वो नहीं चुका पा रही है या वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो ये सबके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। हमको एक आंसर दीजिए, अभी आप लोग पढ़े तो इसमें लिखा था कि लोकसभा में ये राज्यसभा में क्यों नहीं लाया गया होगा, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये इसके, हाँ हो गया, अच्छा ठीक है, बस इसको थोड़ा सा 5 मिनट उसके बाद से कंप्लीट कर, अच्छा ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको चाहे तो नोट कर लेना, ये आप नोट कर लीजिए ज्यादा बेहतर होगा ना, यही ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव यही है इसका, क्या है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड वेरियस लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन, यही ऑप्शंस में आपके स्टेटमेंट भी आएंगे, एग्जैक्टली यही आएंगे, है ना। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन एंड पार्टनरशिप इंडिविजुअल, और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ये कभी नहीं ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा कि भाई इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, इसका एंटरप्रेन्योरशिप से क्या लेना देना है, लेकिन इसलिए प्रमोट करेगा कि वो पैसा हम लेके आएंगे, जो लोग डूबा हुआ है तो उससे हम क्या करेंगे, बाकी लोगों को फिनांस कर पाएंगे, नया जो स्टार्टअप है
तो अब जो कैसे कह रहे हैं, हम कल ही बता रहे थे आप लोग को कि बैंकों का जो एनपीए अगर बैंक वही रिकवरी कर ले तो तकरीबन आपके जो जीडीपी 2% और ग्रो। और टू प्रोवाइड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जैसे कि एनसीएलटी जो है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल फॉर कॉर्पोरेट पर्संस एंड डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल फॉर फर्म्स एंड इंडिविजुअल, ये डीआरटी और इसके बारे में ये क्या कर रहा है, ये स्थापना किया। और इसमें क्या है कि ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब इस तरह से आपको जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है ये बनाएंगे। To complete the insolvency resolution process in time bound manner, maximization of value of assets of persons, ठीक है, to make availability of credit and balance the interest of all stakeholders in rehabilitation and restructuring of business process। फिर उसके बाद से क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू एंश्योर मोर प्रोफेशनलिज्म टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और एस्टेब्लिश क्या करना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और ये एक नया बोर्ड जो है ये स्थापित करना है, ठीक है। तो क्या मतलब यहीं पे रहने दिया जाए, आप लोग बताइए। कंप्लीट करनी ही रहने दें। कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो अभी 1-2 दिन हमको कहे भी थे इनको, नहीं या इसी वीक में 1-2 टॉपिक है उसको कंप्लीट करके सर्वे और बजट दोनों कराएंगे, वो तो कराना ही है, वो तो एसेंशियल। हम सोचे कि उसका एक चैप्टर करके करेंगे थोड़ा सा, है हाँ एक चैप्टर करके, नहीं तो एक दिन में पढ़ने से वो नहीं होगा क्लियर, ठीक है।